हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल कम टू द एंड ऑफ द सिलेबस। आज हम लोग आखिरी यूनिट कर रहे हैं 10 यूनिट। हमने इसके पहले जितने भी यूनिट्स थे कर लिए, चूँकि 8 और 9 सेम ही सिमिलर है, लिटरेरी थ्योरी है, तो वो हम लोगों ने कर लिया था। और ये 10th यूनिट है। ये 10th यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है ना, ये पेपर 1 में भी है। पेपर 1 में भी रिसर्च और मेथोडोलॉजी जो आप पढ़ते हैं उसमें भी है। तो ये अगर आप एक जगह कहीं भी अच्छे से कर लेते हैं, या तो आप इंग्लिश लिटरेचर के साथ कर लेते हैं, इंग्लिश के यूनिट के साथ कर लेते हैं, या तो आप पेपर 1 में कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत इजी है भी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, छोटा है। 2 यूनिट ना बहुत आसान होगा। एक तो कल्चरल स्टडी और दूसरा ये रिसर्च। इसमें फिक्स क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी है नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और उससे आसानी से हम लोग क्वेश्चन जो भी यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं वो सॉल्व कर लेंगे। ये रिसर्च मेथड्स होगा बेसिकली। इसमें मेथड्स कौन कौन से मेथड से हम लोग रिसर्च करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च कैसे करेंगे, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, हाइपोथेटिकल है, इस तरह का देखेंगे। और कौन कौन से मटेरियल यूज़ होंगे इंग्लिश के रिसर्च करने में, क्योंकि हम लोग सभी का देख लेंगे, इंग्लिश के लिए ही क्यों देखेंगे, और इंग्लिश के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ करने के लिए ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। रिसर्च है क्या, बेसिकली हम लोग इसको समझें। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सब्जेक्ट और प्रॉब्लम टू डिस्कवर और रिवाइज द फैक्ट, थ्योराइज और एप्लीकेशंस। है क्या रिसर्च? हम लोग के पास कोई प्रॉब्लम रहता है, उसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक तो बेसिक ये हुआ, या फिर कोई फैक्ट को एग्जामिन करके नया फैक्ट को जो पहले से कोई एक्सप्लोर नहीं किया उसको निकाल पाना। लिटरेचर में यही होता है, हम लोग जो हर कोई देख नहीं पाया, कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो उसमें छुपा हुआ रह गया, कोई अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, उसको एक्सप्लोर करना और उसके बाद उसको थियराइज कर देना, उसको एप्लीकेशन के फॉर्म में ले आना, या फिर उसको आप एक नज़रिए के फॉर्म में थियराइज करके बताएंगे लोगों को, ये दिखाएंगे, तो ये हमारा रिसर्च होता है। इंग्लिश के रिसर्च ऐसे, इसी तरह साइंस में भी रिसर्च होता है। साइंस के रिसर्च बेसिकली डिपेंड करते हैं उस पर जो डाटाज होते हैं उसको लेकर के हम लोग कोई कंक्लूज़न निकालते हैं और करते हैं। तो ये रिसर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, जिससे हम लोग क्या आउटकम क्या रहेगा, प्रॉब्लम का सलूशन, या तो कुछ फैक्ट्स, या तो एक थ्योरी को बनाएंगे, एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो ये हमारा रिसर्च का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, रिसर्च के टाइप। किस किस टाइप के रिसर्च होते हैं? देखिए, वैसे तो रिसर्च के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च। कभी भी हम लोग कोई रिसर्च करके नॉलेज एक्वायर करते हैं, नॉलेज एक्वायर करना होता है जिसका काम वो हमारा बेसिक रिसर्च कराता है, इसको प्योर रिसर्च करते हैं। कोई आदमी है और वो बताया ना कि आँख को छूने से हाथ जल जाता है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको प्रूफ करने के लिए, इसके लिए हम लोग रिसर्च किए, हाथ को छू करके देखेंगे, तो दैट इज़ रिसर्च। ये छोटा सा रिसर्च है, लेकिन ये भी रिसर्च के हिस्से में ही आएगा कि जहाँ भी अगर फ्लेम है या तो कहीं भी आग लगा हुआ, बर्न हो रहा है कोई चीज़, तो वो हाथ को या हम लोगों को हार्म करेगा या गर्मी लगाएगा। तो ये चीज़ देख करके हम लोग को भी बर्न करेगा, इसको हम लोग देख लिए। ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा हम लोग रिसर्च डिफरेंट जगह करके देखें, कैंडल के लाइट से देखेंगे और अलग अलग चीज़ों से देखें। तो ये नॉलेज के लिए हम लोग के नॉलेज को बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो होता है जब आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उसका आपको सोल्यूशन निकालना है, तो उस सोल्यूशन को निकालने के लिए आप बहुत सारा डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ करेंगे। आप छोटे छोटे चीज़ों को लो ना, मान लो हमारे पास ना लाइट की व्यवस्था नहीं थी जब, तो हम लोग ने रिसर्च किया ना, डिफरेंट तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम लोग पहले लैंप है, फिर पेट्रोमैक्स आया, फिर उससे और डिस्कवर हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी आया, पहले डीसी आया, एसी मोटर्स आए या एसी बल्ब्स आए, फिर डीसी आए, अभी ट्यूबलाइट आया, ट्यूबलाइट से फिर बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फिर एलईडी आया, CFL आता था। तो ये सब क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम क्या था हमारा कि अंधेरा हो जाता है, लाइट की ज़रूरत है, तो लाइट कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके लिए हम लोग इजी वे खोजते गए। यानी ये प्रोसेस चलता जा रहा है और उसमें इम्प्रोवाइजेशन होता है। एक्शन रिसर्च क्या है, जब कोई प्रोसेस चल ही रही है और उसी चलते हुए प्रोसेस में हम लोगों को उसमें इम्प्रोवाइज करना है। जैसे मान लो कोई टीचर है और वो क्लास ले रहा है और उसको लग रहा है कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है,
तो वो फिर एक और नया तरह का क्या करेगा, नया तरह का नया वे निकालेगा कि अगर ये एक चीज़ इंप्लीमेंट किया जाए तो बच्चे को और अच्छे से समझ में आएगा। वो इंप्लीमेंट करेगा और देखेगा फिर रिजल्ट क्या हुआ, फिर उसको लगेगा नहीं और थोड़ा करने से और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। इसको इस तरीके से समझाने से या बताने से रिजल्ट आएंगे। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है, ऑनगोइंग रिसर्च होता है, रिसर्च चल रहा होता है और उसी समय उसको ठीक करते जाना होता है। तो ये हमारा एक्शन रिसर्च कहलाता है। इवैल्यूएटिव रिसर्च, जिसमें हम लोग असेसमेंट करते हैं किसी भी सर्विसेज का, जो हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं ना, जो कहते हैं फीडबैक दीजिएगा सर, या इस तरह का जो रिसर्च होता है कि आपका सर्विसेज कैसा लगा। तो उसमें एक क्वेश्चनार में आपको मिलेगा, वो क्वेश्चनार में आप हाँ ना या वेरी गुड, गुड और एक्सेलेंट वैसा करके बहुत सारा ऑप्शन रहता है, उसको रिसर्च करके आप इवैल्यूएट करते हैं कि कैसा सर्विसेज आपका है। तो ये इवैल्यूएशन। एक्सप्लोरेटरी, कोई नया चीज़, कोई नया आइडिया या फेनोमेना को एग्जामिन करने के लिए या फिर उसको हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए करते हैं, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इंग्लिश वाले लोग यही करते हैं, डिस्क्रिप्टिव डिटेल करते हैं, डाटा से नहीं, इवन तो डाटा से भी कर सकते हैं, लेकिन डाटा एज वेल एज क्वालिटी से करते हैं कि कोई आदमी खुश है, अब खुश है तो इसके लिए तो कोई यार्डस्टिक है नहीं, कोई पैरामीटर है नहीं कि कितना खुश है वो नापा जाए, तो डिटेल किया जाता है कि खुश कितना है वो। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाता है हमारा, जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेंड्स को देखते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च, एग्जामिन रिलेशनशिप, कभी कभी हम लोग दो चीज़ों के बीच का रिलेशन को, जैसे मान लो कॉफ़ी पर नींद का असर अगर एग्जामिन करना है कि कितना कॉफ़ी कंज्यूम करने से नींद पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, कोरिलेशनल रिसर्च हो गया। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और टेकिंग हाइपोथेसिस, ये बेसिकली प्योर साइंस का चीज़ है। एक्सपेरिमेंट, जब आप लेबोरेटरी में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं और आपको वाटर या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या वो पानी का मॉलिक्यूल्स H2O2 बने या H2O बने, वो बन करके निकलता है। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ये रिसर्च हमारे लेबोरेटरी में होंगे, हमारे एक्सपेरिमेंटल रूम में, क्लासरूम में परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कंट्रोल तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है और ह्यूमन यानी हम लोग होते हुए भी सोसाइटी में या फिर हम लोग इन्वायरमेंट में देख सकते हैं उसको। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट का रिसर्च का टाइप हो गया। नेक्स्ट आइए, जो मेजर मेथड्स है वो दो ही हैं। ये देखिए, एक को कहेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरे को कहेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है और प्रोसेस को इंपॉर्टेंस मानता है। ठीक है, प्रोसेस को देखिए, कुछ कुछ चीज़ें बड़ा ध्यान रखने की, जो इंग्लिश के रिसर्च जितने भी होंगे वो प्रोसेस को इंपॉर्टेंस मानेगा, उसका कोई आउटकम नहीं होगा। और ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर जो हम आउटकम निकाले दूसरे व्यक्ति सेम रिसर्च करेंगे आउटकम दूसरा निकलेगा। तो वैसे रिसर्चेस जिसका पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाएगा या फिर वो प्रोसेस को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसा हुआ जो फिक्स है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, वो यूनिवर्सल होगा। मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये फिक्स है, अगर हम करेंगे तब भी वैसा निकलेगा, कोई और करेगा तब भी वैसा, कहीं दूसरी जगह पर कोई लोग करेंगे तब भी वैसा ही होना है। दैट मीन्स क्या है, वो क्वांटिटिव है, उसमें क्या है, फिक्स है रिजल्ट, डाटा के फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में हमारा रिजल्ट आ रहा है या हमारा ऑब्जर्वेशन आ रहा है। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होगा, क्वालिटी आएगी, उसमें क्या है, मेरा परसेप्शन, मेरा अनुभव है, कोई एक ही चीज़ है, उसका मेरा अनुभव कुछ और होगा, किसी और का अनुभव कुछ और होगा। एक ही चुटकुला है, कोई चुटकुला उसको सुन करके बहुत खुश होता है, कोई व्यक्ति उसको सुन करके बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है। कितना लोग मेलैंक्लिक हो जाता है, अरे यार चुटकुला है, ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। और कुछ रिसर्च वैसे होते हैं जो दोनों मिक्स करके, यानी कुछ चीज़ डाटा में, कुछ चीज़ डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में ना सही में हम लोग ना हाउ, वाई, इन सभी को डिटेल करते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव में ना व्हाट को सही में बताया जाता है, क्या है, और उसको नंबर्स पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव में ना क्वालिटी के बारे में बात होती है। तो ये सारा रिसर्च का प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं रिसर्च प्रोसेस। ये हमारा प्रोसेस है, यानी स्टेप बाय स्टेप रिसर्च कैसे करेंगे। तो फर्स्ट रिसर्च क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन एंड और हाइपोथेसिस। पहला प्रोसेस, पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस का मतलब है कि एक आइडिया कि चलो ये रिसर्च करेंगे ऐसा रिजल्ट निकलेगा।
तो दैट इज़ हाइपोथेसिस। उसमें दो तरह का हाइपोथेसिस होता है, जब हम लोग डिटेल करेंगे तो नल हाइपोथेसिस और फिर एक हाइपोथेसिस होता है, तो दोनों को हम लोग समझेंगे। तो रिसर्च के पहले हम लोग बनाते हैं कि ये हमारा आउटकम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा आउटकम होगा और उसके बाद उसको करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, लिटरेचर रिव्यू। उस रिसर्च को क्या पता करेंगे कि कौन कौन से लोग उसके बारे में कोई रिसर्च या कोई चीज़ जर्नल पब्लिश किए हैं या रिसर्च पब्लिश किए, उन सभी को स्टडी करेंगे। क्या वो स्टडी हो चुका है, अगर हुआ है तो क्या क्या एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया गया है, क्या क्या चीज़ छूटा है वो देखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिज़ाइन करते हैं रिसर्च की। हम जो रिसर्च करेंगे वो उसका स्टेप कैसे होगा, फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे उसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम लोग जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट को अगर कंट्रोल वे में कर रहे हैं, अगर हम लोग लैब में कर रहे हैं तब उसको करके देखेंगे 2 बार 3 बार और डाटा को जो है एंट्री करके रखेंगे। और अगर हम लोग जा करके सोसाइटी में कर रहे हैं तो सोसाइटी में जाएंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर डाटा को कलेक्ट करने के बाद डाटा को एनालाइज करेंगे, डाटा को समझेंगे कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये इसका कैसे ये पहुंचा यहाँ तक, ये कहाँ पहुंचा, ताकि हम कंक्रीट हो सके, हम सॉलिड एक रिजल्ट तक पहुंच सकें। डाटा बहुत वेरिएबल हो जाएगा ना, बहुत वेरिएशन होगा डाटा में, तो हम लोग किसी कंक्रीट सोल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते। मान लो आप 2 व्यक्ति से पूछे, एक आदमी बोल रहा है कि हाँ, एक आदमी बोल रहा है ना, तब तो आप कंफ्यूज है ना कि हम क्या है जो थेराइज करें, क्या हम रिसर्च को माने कि ये हुआ रिसर्च, कोई हाँ बोल रहा है कोई ना बोल रहा है, दोनों बराबर हो गया, तब तो मुश्किल है ना। हम लोग थेराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा सैंपल लेते हैं और सैंपल से एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, उसके बाद हम लोग इंटरप्रेट करते हैं जो रिजल्ट है, क्या वो रिजल्ट सही में मेरा एकदम सॉलिड है, ऐसा है इसमें 100% ईमानदारी के साथ काम किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है ड्राइंग कंक्लूजन। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन बनाते हैं और लास्ट में रिपोर्टिंग एंड डिसमिनेशंस। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसका रिपोर्टिंग करेंगे कि कैसे हुआ या क्या किए। अंत में जो है, और अगर कहीं से रेफरेंस लिए तो वो सभी आप रिसर्च करेंगे। तो इसमें प्लेगरिज्म है, बिब्लियोग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी होती हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब पूरे डिटेल में इस यूनिट को पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी कौन कौन सा टूल्स हम लोग को ज़रूरत होगा, कौन कौन सा टेक्निक हम लोग यूज़ करके कोई भी रिसर्च करेंगे। तो पहला है हमारा सर्वे एंड क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स बनाते हैं या सर्वे करते हैं, पता करते हैं। मान लो कोई रिसर्च है, इकोनॉमिक्स का रिसर्च है, तो पैसे वाले लोग कैसे रहते हैं या गरीब लोग कैसे रहते हैं, इस सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं, और पैसा का असर उसके सोशल क्लास पर या उसके हैप्पीनेस पर कितना पड़ता है। तो उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन बनाएंगे कि डिफरेंट क्वेश्चन जा करके हम सभी लोगों से पूछेंगे, एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन, सभी एक ही यूनिवर्सल क्वेश्चन सभी से पूछेंगे। और उसके बाद हम लोग डाटा लिखते जाएंगे कि अच्छा ये लोग बता रहे हैं कि इतना पैसा रहता है तो खुश रहते हैं, इससे कम रहता है तो खुश नहीं रहते हैं। उसके बाद उसको डिटेल करेंगे। फिर दूसरा क्या होता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड या ओपन एंडेड रहता है। आप कोई प्लान करके मिलते हैं, कभी अनप्लान्ड मिलते हैं, कभी कभी ऐसा ही गए जा करके मिल लिए, उसके बाद इंटरव्यू ले लिए, कभी कभी इंटरव्यू बोल के लेते हैं कि आपका इंटरव्यू लेना है और करते हैं। ऐसा अक्सर हम लोग करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर वाले तो हैं, अगर कोई अलाइव राइटर है तो हम लोग जाके उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे समझने का कोशिश करते हैं, उनके जो आर्गूमेंट हैं, जो उनके स्पीचेस हैं, उनको हम लोग डिटेल करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। और थर्ड है क्या, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। हम लोग पार्टिसिपेंट या नॉन पार्टिसिपेंट कोई भी व्यक्ति का हम लोग सोशल जो भी होता है ना, सोशल और ह्यूमैनिटी के रिसर्च होते हैं ना, बड़ा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट लैब नहीं होता है, बल्कि वो सोसाइटी ही उसका एक्सपेरिमेंट लैब है। लेबोरेटरी पूरा सोसाइटी है, तो सोसाइटी में आप जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर लिया और अपना डाटा बना लिया। हो सकता है उस व्यक्ति को पता भी ना चले कि आप उससे डाटा कलेक्ट किए हैं, आप उससे कोई आइडिया को कलेक्ट किए हैं। वो डेली आप मिल रहे हैं और उसको मान लीजिए कोई ग्रीट कर रहे हैं और एक आइडिया बना रहे हैं कि ग्रीट करने से आदमी का स्वभाव क्या रहता है, क्या उसमें उससे उसके हैप्पीनेस पर असर होता है। तो आप डेली के व्यक्ति को ग्रीट कर रहे हैं और ऑब्जर्व करते जा रहे हैं कि एक दिन, दूसरे दिन ग्रीट किए, तीसरे दिन किए, इवन तो उसको पता नहीं कि उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंटेंट एनालिसिस। एनालिसिस करना आना चाहिए कंटेंट को, जो आप आउटकम या जो आप ऑब्जर्व किए हैं उसको एनालाइज करते हैं, अच्छे से समझते हैं और उस कंटेंट को एनालाइज करके अपने रिसर्च को एक कंक्लूजन तक ले जाते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर SPSS,
ऐसा बहुत सारा यानी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू भी एनालाइज होता है। और हम लोग लैब में भी है ना, बहुत सारा यार्डस्टिक, बहुत सारा चीज़ें हैं, पैरामीटर नापने का, आमीटर है, बहुत सारा ना मेज़रमेंट के लिए बहुत सारा टूल्स है जिससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो उससे भी एनालाइज करते हैं, वो हमारा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हो गया। और लास्ट में डाटा विजुअलाइजेशन टूल, जैसे डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स का मतलब होगा टेबला, पावर, या फिर उसमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स, जिस चीज़ों की ज़रूरत होगी उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में। रिसर्च एथिक्स, अच्छा क्या रिसर्च में हम लोग को ईमानदारी बरतनी चाहिए रिसर्च करने में, क्या रिसर्च में ईमानदारी बरतनी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हमेशा जो है हम लोग को कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब हम लोग को पता होना चाहिए जो हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि झूठा रिसर्च कर देना है, कुछ आप अपना बायसनेस रख लीजिए सैम्पलिंग कलेक्ट करने में, या फिर आप पूछताछ करने में कि मेरा क्लोज है तो हम उससे बहुत हार्श सवाल नहीं पूछेंगे, या फिर वैसे एक्सपेरिमेंट को रख लिए जिसमें नियरनेस्ट का इम्पॉर्टेंस हो जाता है, जो आपके घर का आदमी है उसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट ना, अगर आप वैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें अननोन व्यक्ति के साथ आपको करना है और आप क्लोज व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रिसर्च नहीं माना जाएगा, तो ये एथिक्स नहीं है वो, यानी एथिक्स कहने का मतलब ना कि वो सही नहीं है कि आप जानबूझ करके किसी के साथ कर लिए, जानबूझ करके आप एक्सपेरिमेंट कर लिए और उससे डाटा कलेक्ट किए, और जबकि वो घर ही का आदमी है उस पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मान लो पर्सनल कोई चीज़ का बिहेवियर का करना है, किसी को गुड मॉर्निंग बोलने पर क्या अफेक्ट होता है, अब मान लो घर के व्यक्ति को या आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो उसका अफेक्ट, और जो एक एनोनिमस व्यक्ति को, एक अनजान व्यक्ति को आप अगर कर रहे हैं, जिसका नाम भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, और उसको अगर कर रहे हैं, स्ट्रेंजर को कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, तो ये डिफरेंस को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए या नहीं वैसा करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी, अच्छा एक चीज़ बड़ा है, कभी कभी ना कोई पर्सनल चीज़ के बारे में रिसर्च होता है, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में हो जाए, या फिर कोई वैसा चीज़ है जो बड़ा पर्सनल है, तो रिसर्चर्स को चाहिए, जो रिसर्च कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखें, और नहीं है कि उसका नाम और उसका डिटेल हर जगह एक्सप्लोर कर दें, और उससे क्या होगा ना, आपके रिसर्च का क्रेडिबिलिटी, आपका क्रेडिबिलिटी ना कम जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखिए। एवॉइड हार्म और बायस, पक्षपाती नहीं होना है, कभी भी ऐसा नहीं हो कि बायस्ड हो जाएं, आप किसी के पक्ष में हो जाएं। एवॉइड हार्म, और किसी को हार्म करे वैसा भी नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, और हमेशा हम लोग को जो भी इंटेलेक्चुअल हैं, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं या इंटेलिजेंस है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आखिरी चीज़ प्लिगरिज्म अवॉइडेंस। प्लिगरिज्म क्या होता है ना, कि आप किसी व्यक्ति का कोई आइडिया को चोरी करके अपने में डाल दिया और उसको क्रेडिट नहीं दिया, अगर क्रेडिट दे दिए तब तो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि दूसरे के आइडियाज़ को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके अपने पास यूज़ कर लिए और अपना आइडिया बता दिए, दैट इज़ कॉल्ड प्लिगरिज्म। तो प्लिगरिज्म से भी हम लोग को बचना चाहिए। ये तो करने से, अभी तो रिसर्च में एक बहुत अच्छा यूजीसी का इनिशिएटिव है जिसके कारण वो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, या आसानी से हम लोग जो है जो प्लिगरिज्म है उसको पकड़ सकते हैं। रिसर्च एरियाज़, अब कहाँ कहाँ रिसर्च हो सकता है, जैसे सोशल रिसर्च किस में होगा, साइकोलॉजी में होता है, सोशियोलॉजी में होता है, और इकोनॉमिक्स का भी रिसर्च इसी में आएगा। सोशल साइंसेज के जितने सब्जेक्ट हैं वो, नेचुरल साइंस बायोलॉजी, फिजिक्स, ये हमारा होता है। ह्यूमैनिटी का लैंग्वेज का पेपर, लिटरेचर और हिस्ट्री का। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ये साइंस वालों के लिए है। हेल्थ साइंस यानी बायोलॉजी, बेसिकली जो ह्यूमन साइंस से जुड़ा हुआ रहता है वो, तो ये सभी रिसर्च के एरिया हैं। ऐसे तो और भी एरिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अभी हम लोग नेचर के बारे में, प्लांट के बारे में और एस्ट्रोनॉमी के बारे में करते हैं, बाहर जा कर के रिसर्च कर रहे हैं कि मार्स पर कैसे होगा जीवन, कैसे हम लोग उस पर डेवलप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड फंडिंग। है क्या ना, रिसर्च करने में बहुत पैसा खर्च होता है। छोटे रिसर्च तो हम लोग करते हैं तो कोई बात नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, और इनिशियली लगता है तो जो पीएचडी करने के लिए रिसर्च करते हैं अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन कोई बड़ा रिसर्च करना है तो उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है,
और वो पैसा फंडिंग के बिना रिसर्च को कंडक्ट नहीं किया जा सकता। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। और हर बच्चे को, यानी एजुकेशन जब बेसिक एजुकेशन है तब से उसको रिसर्चर माइंडसेट, क्रिएटिव माइंडसेट हम लोग को डेवलप करना चाहिए। और उसके लिए क्या है, फंडिंग्स की ज़रूरत तो होगी। तो फंडिंग्स कौन करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ करती हैं और कॉलेजेस करते हैं। यूजीसी करती है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये भी आपको रिसर्च के लिए फंडिंग ही करेगी। जब आप पीएचडी कर रहे होंगे तो पीएचडी करने के दरमियान अगर आप जेआरएफ हैं तो वो फंडिंग करती है 37,000, और जेआरएफ में एसआरएफ रहता है तो अराउंड 40,000 रुपीज़ मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारा प्रिविलेज है वो आपको प्राप्त होगा। इसके बाद दूसरा कौन करता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी हम लोग अलग अलग रिसर्च को वो फंड करती है। बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है जो करती है, जो यूजीसी आया वो भी। इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज़ है गवर्नमेंट की भी जो फंडिंग करती है डिफरेंट प्राइवेट फाउंडेशन, जैसे हमारा टाटा है, टाटा करता है, रिलायंस करती है, वो सभी भी फंडिंग करती है। और आखिरी है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग मतलब आप रिसर्च करने जा रहे हैं, क्राउड फंडिंग का ना बड़ा अजीब सा है ये प्रोसेस ऑफ ना सॉर्ट ऑफ बैगिंग है कि आप कहे कि भाई हम रिसर्च कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा तो आप हमको अभी ना कुछ पैसा दीजिए। आप अलग अलग लोगों से जाके मिले और उसको आप पैसा कलेक्ट किए। दैट इज़ सॉर्ट ऑफ जा कर के डिफरेंट लोगों को बोलना। और अभी ना नए जो रिसर्चर आ रहे हैं ना, वो अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं, अलग अलग जगह से फंड को कलेक्ट किए, रिसर्च किए, डेवलप किए, और डेवलप करने के बाद उसका एक पोर्शन उसको दिए या नहीं भी देते हैं, जैसा जैसा एग्रीमेंट उनके साथ रहा वैसा रहता है। तो रिसर्च के लिए, फंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए ये बहुत अच्छा चीज़ है। पब्लिकेशन, अब कहाँ कहाँ पब्लिश होगा आपका रिसर्च, एक तो एकेडमिक जर्नल में पब्लिश होगा, कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर्स में, बुक्स एंड बुक चैप्टर्स में, रिसर्च रिपोर्ट में, एंड ऑनलाइन रिपोजिटर्स में। जैसे हम लोग का ना यूजीसी के द्वारा चलाया गया बहुत सारा शोध गंगा है, तो वो सभी में ना आपके रिसर्च हमेशा सेव्ड रहेंगे। तो पब्लिश होते हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं, अलग अलग एसएसएन अवॉर्डेड है, स्कूपस का है, तो सभी जर्नल्स हैं। इसी तरह इंटरनेशनल है, नेशनल बहुत सारे हैं। बुक्स आप अपना पब्लिश करा सकते हैं, बुक्स खुद का अपना सेल्फ, अपना जो रिसर्च किए उसको आप बुक के फॉर्म में पब्लिश करा सकते हैं, या उसके एक्सट्रैक्ट को करा सकते हैं, उसको चाहें तो आप। इसके अलावा रिसर्च रिपोर्ट्स में भी आप उसको पब्लिश करा सकते हैं। या फिर हम लोग को यानी रिसर्च कर आपको नहीं कराना होता है, बल्कि जब रिसर्च किए और किसी पेपर को ये लगा, जो रिपोर्ट्स को ये लगा कि ये रिसर्च है जो इम्पोर्टेंस रखता है मेरे लिए, तो उसको वो पब्लिश कर लेता है। अदरवाइज़ बुक तो आप अपने से छपवा सकते हैं। तो ये हमारा सबसे छोटा यूनिट है। ये दो यूनिट ना बहुत छोटे हैं, एक कल्चरल स्टडी और दूसरा रिसर्च। तो हम लोग ये पूरा 10 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने भी पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पहले के लेक्चर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी ज़रूरत हो, जो भी नेट का प्रिपरेशन के लिए एस्पिरेंट बनने जा रहे हैं या एम रखे हैं, उनको ये ज़रूर दीजिए। जो कि इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको पढ़ें, समझें, और बहुत अच्छा लाइफ है, बहुत अच्छा कैरियर है प्रोफेसर लेक्चरर्स का। सो डेफिनेटली this entire lectures, the series of these lectures will help you to crack UGC NET. At least it will help you to understand the entire syllabus. एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सिलेबस इतना बड़ा है, समुंदर ही है, लिटरेचर में तो बहुत कुछ होता है। फैक्ट ये है ना कि बहुत लिमिटेड ही पढ़ने होते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उतना लिमिटेड भी हम लोग नहीं पढ़ें। तो ये हम कोशिश किए थे, एक ईमानदार कोशिश किए थे कि आपको समझ में आए कि ये पूरा सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस अच्छे से आप समझ लिए तो हमको लगता है कि हाफ बैटल यू हैव विन, आप जो है आधा बैटल जो है वो जीत चुके हैं। अब आपको इसी को स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 सारे टॉपिक को लेकर के पढ़ते चले जाना है। फाइनली जब आप 10 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज़ द कंप्लीशन ऑफ योर यूजीसी नेट सिलेबस। हम लोग कोशिश करेंगे, अभी तो 1-2 दिन छुट्टी हो जाएगी, दीपावली और छठ हमारे तरफ बड़ा प्रिवलेंट है, तो लेक्चर्स जो है हम वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस बीच में भी लेक्चर्स मिलते रहे। अदरवाइज़ हम लोग उसके बाद लेक्चर शुरू करेंगे ना, तो हिस्ट्री से शुरू करेंगे। अभी हिस्ट्री यानी
ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके एजेस को हम लोग समझेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होने जा रहा है, और 1 बाय 1 वो लेक्चर्स भी, ये हम प्लेलिस्ट बनाए हैं सिलेबस का, तो ये प्लेलिस्ट आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आई थिंक वी हैव वाइंड अप दिस। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई लग रहा है कि डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप एज सुन एज पॉसिबल हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन की चीज़ लगती है तो ज़रूर सजेस्ट करें, ताकि हम भी अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करें। हम भी बहुत यूज़ टू नहीं हैं इन सब चीज़ों से, नया नया अभी चैनल ही बन रहा है और ग्रो ही कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम ज़्यादा पढ़ाना कोशिश करते हैं टच टू टच, एकदम सामने बैठ के किसी को पढ़ाया जाए ना, तो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारा आई मीन मीडियम है पढ़ाने का, उसके हम यूज़ टू नहीं हैं। अदरवाइज़ दूसरे लोग बहुत यूज़ टू हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इवन तो आप दूसरे लोगों का भी रेफरेंस ले सकते हैं, और अगर कोई लगे कि ये अच्छा है तो हमको भी रिकमेंड करें, हम भी थोड़ा देख करके अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकेंगे। फॉर टुडे इट्स इनफ। थैंक यू।